हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सॉरी, पहले तो कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। और इवन टुडे आई एम नॉट वेल। मेरे को कोल्ड एंड कफ एंड सोर थ्रोट है। तो अगर वॉइस आज के लेक्चर में सही ना होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हालांकि एथेंस के थे प्लेटो, लेकिन वो स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। उन्हें स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम अच्छी लगती थी और वो इंक्लूड भी करना चाहते थे इन एथेंस। तो फीचर्स ऑफ स्पार्टा एजुकेशन हम लोग देखते हैं। द एजुकेशन सिस्टम वॉज कंट्रोल्ड बाई द स्टेट with the aim of producing either obedient citizens or fostering mature individuals with critical reasoning skills। मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का स्पार्टा का था, उसे कंट्रोल कौन करता था? स्टेट ही कंट्रोल करता था। इससे क्या होता था कि ओबीडियंट सिटीजन्स आते थे, क्रिएट होते थे, लाइक जो स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, ओबे करे, और मैच्योर इंडिविजुअल्स होते थे, उनके पास क्रिटिकल रीजनिंग भी होती थी। जैसे हम लोग देख लिए, स्टेट स्पॉन्सर एजुकेशन था, यूनिवर्सल इन नेचर था, सबके पास था, अमीर गरीब कोई भी जेंडर हो, फीमेल मेल, सबके पास वो अवेलेबल था जो हम एजुकेशन था। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एक्सेस टू एजुकेशन शुड नॉट रिलाई सोली ऑन द किस पे, विलिंगनेस एंड कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स और गार्डियंस। मतलब वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो वहाँ के विलिंगनेस एंड कैपेसिटी, मतलब पेरेंट्स के, गार्डियंस के कैपेसिटी, उनके मतलब सिर्फ मर्जी पे निर्भर नहीं था, स्टेट डिसाइड करता था। स्टेट क्या करता था? स्टेट का क्या था कि सबको एजुकेशन मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, एनी जेंडर, एनीथिंग। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा था। ये सिस्टम आज भी हम देखते हैं कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, इनके कोट आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। In Sparta, women had equal chances, but in Athens they were mostly limited to family roles। ये बहुत ही बड़ा मतलब सपोर्टर थे विमेन के। तो स्पार्टा में विमेन को भी इक्वल चांस मिलता था पढ़ने का, एजुकेशन का। बट एथेंस में क्या आता था, विमेन जो थी वो सिर्फ फैमिली रोल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड में ही लिमिटेड थी। प्लेटो नेवर बिलीव दैट वुमेन फेस्ड एनी डिसएडवांटेज इन लर्निंग और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। ये तो और अच्छा था। प्लेटो बोलते थे कि प्लेटो के अनुसार उनका ये भरोसा था कि वेमेन में कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है, वो लर्निंग में उतना ही लर्निंग में कैपेबल होती हैं जितना कि एक मैन होता है। और इससे और वो पॉलिटिक्स में भी आराम से आ सकती हैं और वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। स्पार्टा में इवन एक और भी था जो स्पार्टा का फीचर जो प्लेटो को बहुत पसंद था, कि यहाँ पे था कि मैंडेटरी मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विच वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू वुमेन। मिलिट्री एजुकेशन, मैंडेटरी मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग जो थी, मतलब मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती थी और जो उसका एजुकेशन होता था, वो यहाँ तक विमेन को भी दिया जाता था। सोचिए उस टाइम में ऐसा प्रोग्रेसिव सोच होना विमेन के लिए कितनी बड़ी बात थी। और उस समय का इंसान प्लेटो तो उस समय के थे, और उस समय के होते हुए भी उन इस चीज़ को सपोर्ट करना, तो सोचिए कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे अपने सोच में प्लेटो। अब हम लोग आगे देखते हैं द ओनली फीचर ऑफ एथेनियन। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार बताया था कि एथेन का भी कुछ ऐसा फीचर था एजुकेशन सिस्टम का जो प्लेटो को अच्छा लगता था। वो क्या था? क्रिटिकल एबिलिटीज़ ऑफ माइंड। वहाँ पे जो स्टेट फोकस करता था कि एक इंडिविजुअल का क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करे माइंड में, ठीक है, वो ऐसा एजुकेशन दिया जाए। और वो कैसे होता था? वहाँ पे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉजिक को ही प्रोमिनेंट दिया जाता, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था एथेंस में। और ये चीज़ प्लेटो को अच्छी लगती थी एथेंस के बारे में। सम अदर फीचर एडेड बाय प्लेटो फ्रॉम हिज साइड। अदर फीचर मतलब प्लेटो के भी माइंड में तो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो वो ऐड करना चाहते थे। दोनों फीचर्स तो उन्होंने देख लिया एथेंस का एंड स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम, लेकिन उनके भी माइंड में कुछ एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसको वो ऐड करना चाहते थे। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। एक मिनट। इट इंक्लूड फॉर प्लेटो एजुकेशन शुड बी हॉलिस्टिक इन नेचर। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। इस पे आज हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक साइडेड सिर्फ लर्निंग ज़रूरी नहीं है।
होलिस्टिक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, अगर उसको एजुकेशन सही तरीके से देना है तो फॉर प्लेटो एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक इन नेचर। इट मस्ट इंक्लूड क्या, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटी। इसी पे तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेंटल पे, मतलब मेंटल एस्पेक्ट पे, सिर्फ रीजनिंग पे, सिर्फ लर्निंग पे, इसी पे हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उस बच्चे का कितना हो रहा है, हम लोग तो इस पर आज भी फोकस नहीं करते। तो यही उस टाइम पे प्लेटो ने ये बोला था कि जो एडुकेशन होना चाहिए वो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, तीनों क्वालिटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। सोचिए उनकी सोच कितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, कितना वो आगे का सोचते थे। ही एम्फसाइज ऑन बोथ द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एडुकेशन, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसके प्रैक्टिकली कैसे आप उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी प्लेटो बोलते थे कि एडुकेशन दोनों तरफ से आनी चाहिए, थ्योरी से भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसमें भी आनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटो अपना स्कीम कैसे देखते हैं एडुकेशन के लिए, कैसे देते हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट स्टेज है प्री प्राइमरी 0 to 6 years। ये वही जो बच्चे होते हैं, एडुकेशन। म्यूज़िक एज एन एक्सरसाइज ऑफ माइंड, म्यूज़िक से बच्चे का एक माइंड का एक्सरसाइज होता है। जिम्नास्टिक एज एक्सरसाइज ऑफ बॉडी, वही जिम्नास्टिक एक तरह का एक्सरसाइज है बॉडी, जिससे बॉडी फिट होती है या बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। मॉडल स्टोरीज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉडल स्टोरीज बच्चे को सुनाया जाए जिससे वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो, वो सही गलत में क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क करना सीख पाए। सेकेंड स्टेज आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 6 to 18 years के बच्चे आएंगे। इसमें वेरियस सब्जेक्ट टू बी टॉट, इसमें वेरियस सब्जेक्ट टू बी टॉट, जैसे रीजनिंग होगा, उन्हें मैथ्स सिखाया जाएगा, लॉजिक, फिलॉसफी और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट उन्हें सिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाएगा एट द एज ऑफ 18, मतलब 18 साल की उम्र में उन्हें फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब जो इसमें पास करेगा वो प्रमोटेड हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब जो इस एग्ज़ाम में पास करेगा, जो कैपेबल है वो फर्दर प्रमोटेड हो जाएगा, और जो नहीं कैपेबल है वो प्रोड्यूसर क्लास में चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर करेगा स्टेट के लिए, ठीक है। आप इसको एपिटाइट क्लास भी कह सकते हैं, ये मेनली इकॉनमी में होते हैं। और सेकंड, अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज हम लोग देख लिया, अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज में। देखिए फर्स्ट स्टेज था आपका 0 to 6 year, सेकेंड स्टेज था 6 to 18 years। यहाँ पे 18 years में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में वो पास होते हैं तो वो आगे तरफ जाएंगे पढ़ाई के लिए, अगर नहीं पास होते हैं तो प्रोड्यूसर क्लास में यहीं से वो हट जाएंगे। अब थर्ड स्टेज होता है 18 to 20 years, जिसमें सिल्वर, देखिए सिल्वर का मतलब होता है, एक मिनट फ्रेंड, सिल्वर का आपका मतलब हुआ, सिल्वर का मतलब होता है आपका सोल्जर क्लास, ठीक है, या वॉरियर क्लास भी आप इसको बोल सकते हैं, वॉरियर क्लास। गोल्ड है वही आपका फिलोसफर क्लास, ठीक है। तो 18 to 20 years में ये आते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए पहले तो प्रोड्यूसर क्लास तो पहले ही हट गए, प्रोड्यूसर क्लास को अलग दे दिया गया, तो यहाँ पे कौन बचते हैं आपके, वही वॉरियर क्लास, सोल्जर क्लास, या आप उसको बोल सकते हैं फिलोसफर क्लास। तो अब यहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री एडुकेशन देना है, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट, पहला तो हुआ था आपका कितना 18 साल पे, अब सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 20 years पे। अब इसमें से जो पास करता है वो प्रमोट होगा कहाँ पे, फिलॉसफी पढ़ने के लिए, जो सबसे होता है ना कि सुपीरियर ब्रांच है उनके लिए, उसके तरफ जाएगा। और जो नहीं यहाँ पे पास होता है वो चले जाएंगे सोल्जर क्लास में। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे छटनी होता है ना कि छांट रहे हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे वो अलग कर रहे हैं, डिफरेंट क्लास में भेज रहे हैं। तो अगर इस टेस्ट को 20 years के टेस्ट में, जो सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर इसमें पास कर गए तो वो रीजनिंग, फिलॉसफी, ये सब के तरफ जाएंगे, और अगर नहीं पास करते तो वो सोल्जर क्लास, वॉरियर क्लास की तरफ चले जाएंगे। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो 20 to 35 years का स्टेज होता है, इसमें हायर ब्रांच की लर्निंग दी जाती है, हायर लर्निंग, ठीक है। डायलेक्टिक्स और फिलॉसफी यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है। डायलेक्टिक्स मैंने बताया था आपको, डिबेट, और आपको अगर लेक्चर देखना है तो आप प्लीज़ जाके सोक्रेटिस का लेक्चर देख लें, वहाँ पे डायलेक्टिक्स अच्छे से मैंने बताया आपको। तो हायर लर्निंग, डायलेक्टिक्स और फिलॉसफी सुप्रीम ब्रांच, फिलॉसफी को वो सुप्रीम ब्रांच बोलते थे। फिलॉसफी क्या है ये भी मैंने सोक्रेटिस में बताया, आप उसको जाके देख लें। फ्रॉम 35 to 50 ईयर्स, सोचिए ये 0 ईयर से स्टार्ट करते हैं एक बच्चे का एडुकेशन, और 50 ईयर्स तक उसे कंटिन्यू रखते हैं। मतलब सोचिए कि
मतलब ये एक एजुकेशन का हायरार्की कैसे तैयार करते हैं, कितना प्रोग्रेसिव सोच है इनके इस हायरार्की में। फ्रॉम 35 to 50 ईयर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब कैसे वो उस लर्निंग को अब कहाँ डेली लाइफ्स में या रूल करने में, गाइड करने में, गवर्न करने में स्टेट का यूज़ किया जाएगा। एट द एज ऑफ 50 अ पर्सन बिकम एलिजिबल टू बिकम द फिलोसफर किंग। मतलब 50 के एज आते आते अब वो पर्सन एलिजिबल है किसका, फिलोसफर किंग के लिए, अगर वो इन सब चीज़ों को पास करता है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझता है और आगे बढ़ता है। और ये अब क्या करेंगे, यही फिलोसफर किंग जो होंगे वो गवर्न करेंगे, यही रूलर्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अब प्लेटो बोलते हैं कि एडुकेशन, ये तो हम लोग समझ गए कि एडुकेशन सिस्टम इससे क्या होता है। इससे क्लास आ रहा है, पहले आपका प्रोड्यूसर क्लास हट जाते हैं, उसके बाद सोल्जर क्लास हट जाते हैं, जो उसके बाद होता है मैन ऑफ गोल्ड, जो मतलब बिल्कुल फ्यूअर नंबर होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, जो रूलर्स होते हैं। उन्हें ऐसे ही मतलब उन्हें वैसे ही छट छट के उन्हें मतलब फिलोसफर किंग मिलते हैं, जो रूल करते हैं, जो गाइड करते हैं, गवर्न करते हैं एक स्टेट को, एथेंस को। सोचिए कि कितना ये ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट होंगे वो रूलर्स। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द बेस्ट गवर्न स्टेट आर दोज वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट रैदर देन ईगर टू गवर्न। मतलब जो प्लेटो बोलते हैं कि जहाँ वहाँ पे मतलब बेस्ट गवर्न स्टेट वही होंगे जहाँ के जो रूलर्स होंगे वो मतलब गवर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं होंगे, मतलब उन्हें गवर्न करने में कोई रुचि नहीं होगी ज़्यादा, ये बोलना चाहते हैं प्लेटो। ठीक है, अ कॉन्सेप्ट नोन एज मिनिमलिस्टिक स्टेट और लिमिटेड गवर्नमेंट, ये हम लोग आज भी बात करते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सोचिए आप, प्लेटो ने उसी समय दे दिया था। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट या मिनिमलिस्टिक स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं, स्टेट लोगों के फ्रीडम में, लोगों के इंडिपेंडेंस में वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जहाँ जहाँ बात आती है आपकी, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, जहाँ बात आती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, पब्लिक गुड्स पे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, एजुकेशन प्रोवाइड, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स, यहाँ पे अगर बात आई तो तो स्टेट इंटरफेयर करेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल सर्विस देने के लिए, या वो पुअर की लाइक इकोनॉमिक सिस्टम को सही करने के लिए। यहाँ पे इस कंट्री की अगर सेफ्टी की बात आई तो वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फ्रीडम को बचाने के लिए इंडिविजुअल का, वहाँ पे इंटरफेयर स्टेट करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जो फिलोसफर किंग है वो क्यों रिलक्टेंट टू गवर्न है, मतलब वो गवर्न करने क्यों नहीं चाहते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं कि उनके पास ट्रू नॉलेज होता है। नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने प्लेटो और सोक्रेटिस का लेक्चर में आपको बताया है, प्लीज़ आप जाके उनको देख लीजिएगा। तो वो बताते हैं कि ही हैज़ ट्रू नॉलेज, जो फिलोसफर किंग के पास ट्रू नॉलेज होता है, एंड ही डज नॉट हैव अ लस्ट फॉर पावर एंड लस्ट फॉर मनी एंड पावर। इनके पास कोई इच्छा नहीं है पावर एंड मनी को पाने के लिए। उनका फर्स्ट लव क्या है, नॉलेज। ही सेक्रीफाइड हिज फर्स्ट लव फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। लेकिन फिर भी वो अपने फर्स्ट लव को यानी नॉलेज को सेक्रीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेट को ड्यूटी देना है, अपना स्टेट को गवर्न करना है। ठीक है, वो नॉलेज में ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस नॉलेज को छोड़कर, मतलब उस प्रैक्टिस को छोड़कर स्टेट को गवर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, धर्म है। वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम प्लेटो? तो यहाँ पे हम लोग प्लेटो से क्या सीख सकते हैं कि स्टेट इज सुप्रीम, मतलब स्टेट सबसे ऊपर है, कोई भी चीज़ से स्टेट ऊपर है। फिलोसफर एज अ रूलर, मतलब एक कितने हायरार्की के बाद, कितने पढ़ाई के बाद रूलर, एक फिलोसफर कैसे रूलर बनता है, मतलब उनमें इतनी, मतलब क्या आपके कह सकते हैं क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसके बाद वो रूलर बनता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हम सोच सकते हैं कि मतलब उस समय वो ऐसा सोचते थे कि जो हमारे रूलर्स हैं वो कुछ हद तक उनमें ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पे एक स्ट्रेंज बात आती है, लेकिन ये ट्रूथ है, ये सही है। और वो स्ट्रेंज बात क्या है कि बोथ अशोका एंड बुद्धा, ठीक है, अशोक जो किंग थे और बुद्ध तो आप सब कोई जानते हैं हमारे सिद्धार्थ, वो फिलॉसफी लेने के बाद, मतलब फिलॉसफी समझने के बाद उन्होंने रूलिंग करना ऑप्ट नहीं किया, वो रूलिंग को उन्होंने क्विट किया।
ठीक है, मतलब इसका कि फिलॉसफी को इम्प्रेस करने के बाद, फिलॉसफी को समझने के बाद उन्होंने रूलिंग को चूज़ नहीं किया। ठीक है। अ पॉलिटिशियंस रूलर्स बिहेव लाइक अ फिलोसफर। जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो मतलब फिलोसफर फिलोसफर की तरह बिहेव करते हैं, रूलर्स जो हो गए हैं। ठीक है। लेकिन वो उनके पास वो कभी फिलॉसफी होती नहीं है जिसकी प्लेटो बात करते हैं, जिसकी सोक्रेटिस ने बात की है। मैंने लेक्चर्स में बताया है कि फिलॉसफी क्या होती है। पीपल ऑलवेज लाइक अथॉरिटेरियन लीडर, स्ट्रॉन्ग नॉट अ वीक लीडर। ठीक है। पीपल को हमेशा चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडर, और जो लीडर आइडियलिस्टिक होते हैं या जो जिनका मतलब थोड़ा सा वो आइडियल होते हैं, उन्हें वीक समझा जाता है। तो इसीलिए जो अथॉरिटेरियन जो लीडर होते हैं उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और जो आइडियलिस्टिक वाले जो लीडर्स होते हैं, लोग उसको समझते हैं कि ये लीडर वीक है। तो इट रिफ्लेक्ट द नोशन दैट वाइल द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग माइट बी यूटोपियन। लेकिन आप बोल सकते हैं ऐसा कि जो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है वो यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब इमेजिनरी बोल सकते हैं आप उसको, आइडियलिस्टिक है बहुत, लेकिन और अनअटेनेबल है। हो सकता है कि उसे अटेन नहीं किया जा सकता, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं आज में प्रेजेंट देमसेल्फ एज एम्बॉडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ द फिलोसफर किंग। मतलब वो दिखाते हैं कि उनमें क्वालिटीज़ है फिलोसफर किंग की, हालांकि वो फिलोसफर किंग की उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है, वो बस प्रिटेंड करते हैं। तो आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको आज की लेक्चर अच्छी लगी होगी। मेरी वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।